सबसे पहले बात करें तो राहुल और गिल की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले उनको सलाम। उन्होंने इंडिया की लाज रख ली। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया की लाज रख ली, क्योंकि पता है सबको एक भी रन नहीं बने थे और पहले ही ओवर में पाँचवीं और छठी बॉल पे दोनों बॉल्स पे विकेट्स आ गई दो दो जनों की, वो भी एक अपने ओपनर यशस्वी जायसवाल, और जो इन फॉर्म बल्लेबाज से लास्ट इनिंग में अच्छा खेल किया था, इस पिच पे 60 रन बना के आए थे साई सुदर्शन, दोनों की विकेट चली गई। साई सुदर्शन डक पे आउट हो गए और यशस्वी जायसवाल 4 बॉल खेल के आउट हो गए। उन्होंने भी रन नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और पहले ही ओवर में 2 विकेट आ जाना, खास करके जब तुमको 311 रन पहले तुम पीछे चल रहे हो, ट्रेल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और टीम का मनोबल भी टूट जाता है जब करके ये ऐसे इसको आउट हो जाते हैं ओपनर्स और पहले ही इतनी जल्दी विकेट चली जाती है। पर कहीं ना कहीं यशस्वी और सुदर्शन की कमी गिल और राहुल ने पूरी कर ली। सबसे पहले उनको सलाम है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे, रोज़ आते हैं। आपको सबसे पहले अपडेट मिलने के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और सबसे पहले मैं तुमको एक बात बता दूं, मैंने कल की लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक कप्तानी पारी आने वाली है और केएल राहुल भी उनका साथ देंगे, जिसमें केएल राहुल के भी 70 से 75 रन दिखेंगे तुमको, और एक गिल अपनी एक बड़ी पारी खेल के जाएगा 80 से 90 रन के। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीडियो तुम चाहो तो देख सकते हो, मैंने कल ही बोल दिया था कि है ना, कप्तानी पारी एक बड़ी आने वाली एक कप्तान गिल के तरफ से, क्योंकि कप्तान गिल ना लॉर्ड्स में खेले थे ना फर्स्ट इनिंग में खेले थे, इसके कारण कप्तान गिल की एक बड़ी पारी आने वाली है। मैंने पहले ही बोल दिया था, वो पारी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने केएल राहुल के बारे में भी बोला था कि केएल राहुल अभी इस सेकेंड इनिंग्स में इस पिच के ऊपर बहुत अच्छा खेलने वाले। 70 से 75 रन की पारी कम से कम तुमको दिखेगी, वो जैसे कि अभी तुमको दिख चुकी है, और अभी भी वो नॉट आउट है दोनों जने, तो कहीं ना कहीं ये टीम को आगे और लेके जाएंगे और टीम का जज्बा बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही लोगों ने ये विकेट देखने के बाद अपना क्या बोलते हैं होप छोड़ दी थी, वही होप वापस जाग चुकी है जीताने की। फिर बात करते हैं कि ये पड़ाव से जहाँ पे अभी फ़िलहाल इंडिया खड़ा है, डे 4 स्टम्प्स हो गया है, उसके बाद इंडिया को क्या करना चाहिए? अग्रेसिव खेलना चाहिए या फिर ड्रॉ करने के लिए उतना ड्रॉ हो जाए उतना खेलना चाहिए? मुझे तो लगता है फ़िलहाल अग्रेसिव खेलना चाहिए इंडिया को, क्योंकि कहीं ना कहीं अग्रेसिव खेलने से आपको फ़ायदा तो हो ही सकता है कि तुम शायद जीत जाओ या फिर तुम ड्रॉ तक तो पहुंच ही जाओ, क्योंकि तुमको बात का तो पता है नहीं कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो या पीछे कितने बैट्समैन टिकेंगे, रन बनाएंगे या क्या होगा। तो इस हिसाब से तुमको फ़िलहाल अभी के हिसाब से जी के, अभी के हिसाब से अग्रेसिव खेल के अपने पिटारे से शॉट निकाल के लगाने पड़ेंगे, ताकि गेम को आगे लेके जा सको जल्द से जल्द, और बिना टाइम गवाए तुम कम से कम स्कोर रखो, ट्रेल रखो या चेज रखो, कम से कम रखो। और क्या बोलते हैं, एग्रेसिव खेलने से एक तो फ़ायदा होगा, या तो देखो आर होगा या पार होगा। अगर बाय चांस लक लग गया तो कहीं ना कहीं भले विन ना हो पर ड्रॉ तक तो पहुंच जाए इंडिया, तो कहीं ना कहीं ये अग्रेसिव खेलने का ये फ़ायदा हो सकता है। मेरे हिसाब से फ़िलहाल अभी अग्रेसिव खेलना चाहिए टीम इंडिया को, और कहीं ना कहीं वो अग्रेसिवनेस दिखा भी है केएल राहुल और गिल के बल्ले से। दोनों की साझेदारी भी 100 रन के ऊपर की हो चुकी है, 120 से 130 रन की साझेदारी भी हो चुकी है। बात की जाए उनके शॉट्स की, जी हाँ दोस्तों, तो उनके शॉट्स भी बहुत अच्छे अच्छे निकले पिटारे में से। बहुत सारे अपने सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने लाइव पे भी देखा होगा। मैंने लाइव ही देख रहा था मैं तो ये क्रिकेट मैच, और मैंने जैसे कि रात के वीडियो में भी बताया था कि अब यहाँ से मैच बहुत आगे जाके मज़ेदार होने जा रहा है, और ये पड़ाव के बाद बहुत बढ़िया लगेगा मैच सबको देखने को। पहले तो बहुत बोरिंग लग रहा था बट अब मज़ा आएगा, और वही चीज़ हुई। और सेकेंड चीज़, मैंने ये रन्स का भी प्रिडिक्शन दिया था, वो भी वही चीज़ हुई। तो इसके लिए भाई को फॉलो कर दो, और ऐसी प्रिडिक्शन के लिए भी मुझे कमेंट करके रखना, बताना कि आप किस चीज़ के ऊपर प्रिडिक्शन चाहिए, मैं वो भी प्रिडिक्शन करके बताऊंगा। बात करें यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल अपने साई सुदर्शन के, तो जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल 4th बॉल पे ही आउट हो गए थे और साई सुदर्शन आए उसके पहली बॉल पे ही आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं क्रिस वोक्स को ये बहुत फ़ायदा हो गया और इंडिया को बहुत बड़ा सेटबैक मिल गया कि 2 विकेट चले गए और वो भी बिना रन बनाए और पहले ही ओवर में। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, और उसका भरपाना तो भले उन्होंने गिल ने और राहुल ने कर दिया है अभी तक फ़िलहाल, बट
ये विकेट अगर नहीं जाते तो इंडिया फ़िलहाल और ज़्यादा मजबूत खड़ा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी विकेट है। और ये दर्शाता है क्रिस वोक्स की भी बॉलिंग कितनी खतरनाक है इस पिच पे। कहीं ना कहीं इंग्लैंड में एक जज्बा आ गया था ये 2 विकेट देखने के बाद कि इंडिया आराम से हार जाएगी और अपना इंग्लैंड जीत जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, अभी तक वो बैठे हैं केएल राहुल और गिल अपने, कहीं ना कहीं वो सब सुधार ही लेंगे और टीम को बहुत आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये दोनों वो बंदे हैं कहीं ना कहीं जानते हैं ये मैच की अहमियत। उनको पता है कि ये सिचुएशन से कैसे निकला जाए, कैसे शॉट्स लगाया जाए, कैसा रिस्क लिया जाए, कैसा खेला जाए इस पिच पे जो हमको आगे लेके जाएगा, हमारी टीम को आगे लेके जाएगा, मदद करेगा टीम को जिताने के लिए, जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बंदे जब तक फील्ड पे हैं तब तक अपन सेफ है। कहीं ना कहीं ये टीम को आगे कहीं कैसे भी सिचुएशन से निकाल के लेके जाएंगे आगे। तो ये चीज़ है कि केएल राहुल और गिल जब तक खड़े हैं तब तक इंडिया फ़िलहाल तब तक सेफ है। बात की जाए गौतम गंभीर की, जब ये दोनों विकेट गए थे, ये यशस्वी जायसवाल की 4th बॉल पे और साई सुदर्शन की 5th बॉल पे क्रिस वोक्स ने ली थी, तो उनके बाद उनका ये रिएक्शन था। जी हाँ दोस्तों, ये भी थोड़ा बहुत घबरा गए थे कि अब क्या होगा इंडिया का। और कहीं ना कहीं एज अ हेड कोच तुमको लगता ही है कि बहुत जल्दी विकेट चले गए, खास करके तुम जब 300 से 400 रन के ट्रेल पे चल रहे हो, 300 से 325 रन के ट्रेल पे चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन तो कॉमन है और निकल ही जाता है। कहीं ना कहीं गौतम गंभीर भी सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करें जो इंडिया को आगे लेके जाए और इंडिया को ये टेस्ट जीता है कैसे भी करके, ताकि इंडिया 5th टेस्ट में पहुंचे और इक्वल के स्कोर के साथ 2 ऑल के साथ। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन था उनका जो कैमरा में कैप्चर हुआ। बात करें केएल राहुल और गिल की पार्टनरशिप की, तो जी हाँ दोस्तों, 120 से 130 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है ऑलमोस्ट, जिसमें से एक बंदा 75 पे खड़ा है और दूसरा 120 से 130 भी नहीं, 140 से 150 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है, जिसमें एक बंदा 75 पे खड़ा है, एक बंदा ऑलमोस्ट 85-90 पे खड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप दर्शाती है कि उन्होंने मैच की अहमियत को, मैच की सिचुएशन को समझते हुए, कैसे अपने अंडर प्रेशर में आते हुए कैसे उन्होंने अपना स्किल दिखाया है, कैसे अपना टीम को आगे लेके जा रहे हैं धीरे धीरे करके। कहीं ना कहीं इंग्लैंड वालों को भी ये घबराहट हो रही होगी कि ये बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब वो 2 विकेट निकल गए थे, क्रिस वोक्स ने निकाल दिए थे, तो इंग्लैंड वाले खुश हो गए थे कि अब ये मैच हमारे हाथ में है और कहीं कैसे भी करके हम आसानी से जीत ही जाएंगे। अब ज़्यादा प्रेशर है नहीं, क्योंकि पहले ही ओवर में 2 विकेट चले गए और उन्होंने सोचा था डे एंड आते आते हम 2 विकेट और ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके पास ज़्यादा ऑप्शन बचेगा नहीं और टीम इंग्लैंड आराम से जीत जाएगी टीम इंडिया से और ये सीरीज़ भी जीत जाएगी। बट गिल और राहुल ने अपना वो पूरा पानी फेर दिया उनके प्लान पे और अपना कमबैक कर लिया अपने पिटारों से। ऐसे शॉट निकाले ना, ये दिखाता हूँ मैं फ़ोटो, ये देखो, ऐसे शॉट्स निकाले ना पिटारे से दोनों जनों ने, कवर ड्राइव, ऑफ स्टम्प्स पे, उधर इधर सब जगह फील्डर्स को भगाया है। और कहीं ना कहीं जो शॉट्स मारने की दोनों में जो वो क्या बोलते हैं क्लास है ना, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये दोनों जानते हैं ये सिचुएशन से कैसे निकला जाए, कैसे दूसरी टीम को घबराया जाए ये सिचुएशन में, खुद प्रेशर ना लेके हुए खुद के स्किल्स पे काम किया जाए ये सिचुएशन पे खास करके। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है इन दोनों का माइंडसेट कितना क्लियर है, टीम को कैसे आगे लेके जाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए और कम से कम टीम इंडिया को 5th टेस्ट तक लेके जाए और होप सो 5th टेस्ट भी जीता है। बात करें तो आगे तीनों सेशंस की बात करते हैं कि क्या क्या हुआ था 4th डे में, तो अपने को क्या ब्रीफ मिल जाएगा, कितने विकेट्स गए, कितने रन गए, कितने ओवर में हुआ ये सब। तो बात कर लेते हैं, पहले फर्स्ट सेशन की बात करते हैं 4th डे की। तो उसमें 25 ओवर हुए टोटल, जिसमें से 126 रन रहे। हाँ जी हाँ दोस्तों, 126 रन आए 25 ओवर में फर्स्ट सेशन में 4th डे के कल के में, जिसमें 5 विकेट आए, जिसमें इंक्लूडिंग थी 3 विकेट इंग्लैंड की। जी हाँ दोस्तों, पहले इंग्लैंड भी बैटिंग कर रही थी, जैसे कि बेन स्टोक्स ने भी 140 रन बनाए, लियम डॉनसन भी थे और एक और ब्रैडन कार्स भी थे। तो ये 3 विकेट्स गई, तो उसकी भी 3 विकेट्स इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि वो भी 4th डे में इंक्लूडेड थी। 25 ओवर हुई, 126 रन आए टोटल उसमें। तो कहीं ना कहीं रन रेट आया है 5 का, तो ये बेन स्टोक्स की दर्शाता है कितने फास्ट वो खेल के गए।
साथ ही साथ बॉलर उनके ब्राइडन कार्स भी, वो भी बहुत अच्छा खेल के गए। फिर बात करें सेकंड सेशन की, सेकंड सेशन पूरा ही इंडिया का था, पूरा सेकंड सेशन इंडिया का था, जिसमें 26 ओवर हो गए, 85 रन है, 85 रन है, उसमें एक भी विकेट नहीं गई, क्योंकि जो 2 विकेट थी वो तो ऑलरेडी आ चुकी थी अपने फर्स्ट सेशन में। सेकंड सेशन में एक भी विकेट नहीं गई, 85 रन आया, 85 रन की पार्टनरशिप आई गिल और राहुल के बल्लों से। और बात की जाए रन रेट की, तो तब था 3.3 का रन रेट, कहीं ना कहीं 3.5 का रन रेट था। और बात की जाए थर्ड सेशन की, तो थर्ड सेशन में भी 34 ओवर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सोचा 26 ओवर हुए होंगे, बट मैं भी अभी स्टैट्स देख रहा हूँ, ये वाला थर्ड सेशन में 34 ओवर हुए, जिसमें उनको लगा कि ज़्यादा ओवर ले लेंगे तो उनकी विकेट कहीं ना कहीं ज़्यादा चली जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। 34 ओवर में भी 88 रन आए, ऑलमोस्ट 90 रन, और उसमें भी विकेट नहीं गई। और बात आती है यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों, पहले रन रेट की बात कर लूँ तो रन रेट थर्ड सेशन में 3 का रन रेट, फिर अभी मैं बता रहा था, बात आती है यहाँ पे इंग्लैंड वालों को लगा सेकंड सेशन में विकेट नहीं गई है एक भी, थर्ड सेशन में ले ही लेंगे, खास करके जब 26 ओवर का ओवर रहता है, 26 से 27 ओवर का, उन्होंने वहाँ पे 34 ओवर करवा लिए कहीं ना कहीं। तो बात आती है यहीं पे कि उनको लगा कि ये विकेट लेके ही हम घर जाएंगे, और आराम से अगर ये विकेट निकल गई तो फिर हम कल आराम से जीत जाएंगे और हमको कोई रोकने वाला नहीं होगा। बट टीम इंडिया का प्लानिंग कुछ अलग था, केएल राहुल और गेल का कुछ प्लानिंग अलग था कि हमको विकेट नहीं देनी है, फिर भले हम रन कम बनाए बट हमको हमारी विकेट संभाल के रखनी है। और कहीं ना कहीं ये माइंडसेट हमको फील्ड पे दिखा, क्योंकि 34 ओवर में भले सिर्फ 90 रन आए, 88 रन आए, बट रन रेट 3 के साथ 9 लॉस पे है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को फिलहाल रन कम और 9 लॉस पे ज़्यादा रहना है, क्योंकि तुमको एग्रेसिव तो खेलना है, बट एट द सेम एंड तुमको विकेट भी बचानी है, क्योंकि तुम्हारी 2 विकेट तो तुम्हारी फर्स्ट ओवर में ही चली गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो थर्ड सेशन को 34 ओवर में देखते हुए इंग्लैंड का 0 विकेट पे मनोबल टूट चुका है टीम इंग्लैंड का, क्योंकि वो जान गए केएल राहुल और गेल अपने फील्ड पे सेट हो गए, और कहीं ना कहीं ये इंग्लैंड को दिक्कत दे सकते हैं जीतने से। तो वो सोच के उसी हिसाब से उन्होंने 34 ओवर कराया थर्ड सेशन में, बट कहीं ना कहीं वो फेल रहे, नाकाम रहे, और विकेट ना ले पाए एक जने की भी। और कहीं ना कहीं उनका लक और उनका स्किल काम आया गेल और राहुल का, और अच्छे रन बना के गए, अच्छी पार्टनरशिप करके गए, और होप सो आज भी अच्छा खेलेंगे, दोनों की सेंचुरी आ जाए, हाफ सेंचुरी आ जाए, किसी एक बंदे की डबल सेंचुरी आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और यही बंदे अपने टीम इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी इस हिसाब से, इस पॉइंट पे देखते हुए भारतीय थोड़े सेफ हैंड में, थोड़ा कम विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो 0 पे 2 विकेट थी उसमें बहुत वो हो गया था कि भाई अभी इस बार मैच नहीं जीतेंगे, बहुत वायरल भी जा रहा था मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी जा रहा था। बट उसके बाद केएल राहुल और गिल की बैटिंग देखते हुए सबको थोड़ा वो ठंडाई हुई कि भाई हाँ भाई अभी ये दोनों बंदे खड़े हैं, ये संभाल सकते हैं, अभी भी मैच हाथ से निकला नहीं है। और ये देखते हुए, उनकी बैटिंग देखते हुए, अभी टीम इंग्लैंड वालों को ऐसा हो गया, बेन स्टोक्स, जो रूट, इन सबके रिएक्शन देखने जैसे, बेन डकेट, जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर्स के सबके रिएक्शन देखने जैसे, लियम डॉमसन के, कि भाई ये तो आउट ही नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये खतरनाक साबित हो रहे हैं हमारी टीम के लिए, और ये मैच हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि ये दोनों बैटिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं, इतने अच्छे शॉट मार रहे हैं और साझेदारी भी निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये टीम इंग्लैंड के लिए बहुत हानिकारक हो रहा है। उनका अभी फिलहाल ऐसे रिएक्शंस आ रहे थे, और कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि अगर ये दोनों टिक गए तो ये मैच ना हमारे हाथ से निकल सकता है, और टीम इंडिया आराम से जीत सकती है ये मैच को। बात करें बेन स्टोक्स की, जी हाँ दोस्तों, बेन स्टोक्स की मैं बता रहा हूँ तुमको, सर से लेके एडी तक कुछ भी कर लेना बेन स्टोक्स, कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ केएल राहुल और गिल में से किसी एक की अभी 150 रन तक की पारी आ सकती है, 140 रन की पारी। जी हाँ दोस्तों, कल जैसे मैंने बताया था केएल राहुल की 70 से 75 रन की पारी आएगी, और शुभम गिल की 80 से 85 रन की पारी आएगी, और सेंचुरी भी आ सकती है। बट अभी मैं बढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को, गिल की 140 रन के आसपास की पारी आएगी, और केएल राहुल कहीं ना कहीं 105 110 पे आउट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पारी रह सकती है अभी तक मेरे हिसाब से, मेरा ये प्रेडिक्शन है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना कि केएल राहुल कितना खेलेंगे और शुभम गिल कितना खेलेंगे। देखते हैं कितने जनों का सच जाता है, कितने जनों का झूठ। और बात करें बेन स्टोक्स की, बेन स्टोक्स पे वापस आते हैं। सर से लेके एडी तक का जोड़ लगा ले, वो कुछ नहीं कर पाएगा, इंडिया को रोक नहीं सकता वो 4 टेस्ट में हराने से। तो ऐसे बहुत जनों का ट्वीट आ रहा था,
बहुत जन वायरल कर रहे थे ऐसे कुछ भी, तो ऐसा नहीं है जी दोस्तों। हमारे राहुल और गिल किसी से कम नहीं है, और सर से लेके वो एड़ी तक का, इसका जवाब ये है कि सर से लेके वो एड़ी तक का वो खुद जोड़ लगा ले, टीम इंडिया को वो हरा नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, कैसे भी करके टीम इंडिया, कोई कितना भी प्रेशर हो, कितनी भी सिचुएशन हो, टीम इंडिया उभर के आएगी और आएगी ही। और कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स ने भले इनिंग्स में फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट ले लिए, जी हाँ दोस्तों 5 विकेट ले लिए, और अपने इनिंग में, बैटिंग इनिंग में 140 रन बना के गया। जी हाँ दोस्तों, भले 140 रन बना के गया और 5 विकेट ले लिए, पर कुछ नहीं होने वाला। वो भले कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी लगा ले दिमाग, कितनी भी कैप्टनसी निभा दे, कितनी भी स्ट्रेटजी कर ले, बट इंडिया ही जीतेगी, यही फिक्स है, और यही फिक्स है, इंडिया जीत के ही रहेगी। और वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बस देखता रह जाएगा, क्योंकि उसके हाथ से सब पूरा मैच निकल जाएगा। क्योंकि केएल राहुल जैसा बंदा हमारे पास अभी भी टीम में अवेलेबल है। अगर विकेट गई तो रविंद्र जाडेजा जैसा आईसीसी के रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट टॉप 1 ऑलराउंडर भी अवेलेबल है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत फ़ायदा है, और टीम इंडिया कैसे भी करके ये मैच जीतेगी ही जीतेगी। बात करें शुभम गिल की, तो अपने गिल साहब को भी बहुत जने ट्रोल कर रहे थे कि 3 इनिंग्स से रन नहीं आए। मैंने भी बोला था जैसे कि 3 इनिंग्स में 34 रन नहीं आए, तो कैप्टन की एक पारी नहीं आ रही, वो मैच को समझ नहीं रहे। बट मेरा कहने का मतलब यही था। और बहुत जने सोशल मीडिया पे तो ट्रोल कर रहे हैं कि उनको हटा दो और उसकी जगह श्रेयस अय्यर को बुला लो या रोहित शर्मा को बुला लो वापस से, उनको रिटायरमेंट ना लेने दो। और विराट कोहली को लंदन में ही है, उनको बुला लो यहाँ से, ऐसे करके बहुत उन पर मीम बन रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास तो था, बट वो पारी दिख नहीं रही थी। तो मेरे को एज अ कमेंटेटर मेरे को बोलना पड़ता है कि एक पारी आनी चाहिए, और कैप्टन की पारी से मनोबल बढ़ता है टीम का। और कहीं ना कहीं ये टीम के लिए भी ज़रूरी था, और उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए भी ज़रूरी था। तो कहीं ना कहीं ये वो पारी आ चुकी है, और ये पारी सबको प्रूव कर देगी, गलत साबित कर देगी कि कहीं ना कहीं ये भी एक डिजर्विंग प्लेयर है। कहीं ना कहीं ये अपनी मेहनत से आगे आया है और कैप्टनशिप ली है, और ये अभी प्रूव कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी खुद 78 पे खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉट आउट खड़े हैं। और कहीं ना कहीं केएल राहुल भी 87 पे खड़े हैं। तो दोनों जने अपने आप की स्किल्स को प्रूव कर रहे हैं। क्यों इंडियन टीम में है, क्यों एज एक्सपीरियंस प्लेयर लिया जाता है इन दोनों को, तो वो दर्शाता है क्यों A+ ग्रेड के प्लेयर्स हैं ये दोनों। ये दर्शाता है इनके स्कोर्स देखने के बाद, खास करके ये सिचुएशन से टीम इंडिया को निकाल के आते हैं। कहीं ना कहीं इनके माइंडसेट की ज़रूरत सबको है, और यही मनोबल बढ़ाते हैं टीम का। तो कहीं ना कहीं दोनों प्लेयर बहुत ज़रूरी है। और बात की जाए, केएल राहुल अभी फ़िलहाल 87 पे खड़े, 210 रन 210 बॉल खेल के हुए। फिर गिल की बात की जाए तो 78 पे वो भी खड़े हैं, 167 बॉल खेल के। तो 87 और 78 दोनों खड़े हैं अभी तक नॉट आउट, और दोनों की सेंचुरी आ जाए, होप सो। और केएल राहुल का मेरा प्रेडिक्शन रहेगा 105-110 पे आउट हो जाएंगे, और गिल 140 के आसपास रन बना के जाएंगे, 150 के रन आसपास। बात की जाए पार्टनरशिप की, तो 175 रन की पार्टनरशिप आ चुकी है ऑलमोस्ट 380 बॉल में। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनका माइंडसेट क्लियर था कि अभी फ़िलहाल विकेट को संभाल के रखे, खास करके, और रन्स थोड़े थोड़े धीमी गति से ही बनाए, बट विकेट नहीं जाना चाहिए। उनका मेन अभी एजेंडा यही था। बात की जाए ऋषभ पंत की, तो जी हाँ, सब पूरे इंडियन फैंस के लिए गुड न्यूज़ आ रही है। फिलहाल अभी तक हेड कोच है जो टीम इंडिया के, उनके अंडर में जो कोचेस आते हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि ऋषभ पंत शायद आपको यहाँ से दिख जाए बैटिंग करते हुए। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि तुमको शायद दिख सकते हैं ऋषभ पंत एज अ बैटिंग ऑप्शन, और टीम को आगे ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत भी अगर बैटिंग ऑप्शन में अवेलेबल होंगे, बैटिंग चेन में अवेलेबल होंगे टीम इंडिया में अभी फ़िलहाल, तो कहीं ना कहीं ये टीम इंडिया को बहुत मनोबल देगा। और कहीं ना कहीं तुम जानते हो ऋषभ पंत जहाँ खेलता है तो वहाँ पे मैच पलटता है, और खास करके ऐसी सिचुएशन में ऋषभ पंत बहुत काम रहते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से मैच कैसे जिताया जाए वो अच्छे से जानते हैं, खास करके वो जो BGT में जिताया था उन्होंने, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो ये जानते हैं कि कैसे आगे लेके जा सकते हैं ये मैचेस, और कैसे मनोबल बढ़ाया जाए टीम का और सामने वाली टीम को डराया जाए। कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं, और ऋषभ पंत अवेलेबल हो सकते हैं। तो जैसे कि कल की रिपोर्ट नहीं थी कंफर्म, बट अभी कंफर्म आ चुका है। हेड कोच के अंडर जो असिस्टेंट्स होते हैं, उन्होंने, कोचेज़ ने बता दिया है कि अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है टीम इंडिया के लिए।
फिर बात करें रिव्यूज़ की, तो जी हाँ दोस्तों, बैटिंग करते हुए जब राहुल और गिल बैटिंग कर रहे थे, जैसे कि मैंने बताया तुमको, थर्ड सेशन में इंग्लैंड को कैसे भी करके विकेट चाहिए ही चाहिए थे, विकेट चाहिए ही चाहिए थे, तो उन्होंने बहुत सारे रिव्यू भी गवाए। जी हाँ दोस्तों, अभी सिर्फ इंग्लैंड के पास एक ही रिव्यू बचा है, और जहाँ पे इंडिया के पास 3 रिव्यू बचा है, क्योंकि इंग्लैंड को कैसे भी करके इन दोनों को आउट करना था, तो वो चांस ले रहा था कि कैसे भी करके आउट हो जाए। तो भले वो अंपायर को घड़ी घड़ी कन्विंस कर रहे थे कि आउट है, बट अंपायर जब कन्विंस नहीं हो रहा था तब वो रिव्यू भी ले रहे थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने 2 रिव्यू इसी बात पे गवा लिए, क्योंकि उनको कैसे भी करके गिल या राहुल को आउट करना था, क्योंकि वो खुद को देख रहे थे उनके हाथ से मैच निकलता हुआ जा रहा था, क्योंकि ये दोनों बंदे पार्टनरशिप निभाते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये उनकी टीम के लिए बहुत हानिकारक साबित हो रहा था। इसके लिए वो फ्रस्ट्रेशन में आके अंपायर को कन्विंस कर रहे थे आउट होने का, बट जब अंपायर भी कन्विंस नहीं हो रहा था तब वो रिव्यू ले रहे थे, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ, क्योंकि अभी सिर्फ उनके पास एक ही रिव्यू है और पूरा दिन बाकी है। कहीं ना कहीं ये दिक्कत दे सकता है उनको, और अपने इंडिया के पास 3 रिव्यूज़ है, तो कहीं ना कहीं अपन फिलहाल चिल बैठे हैं इस बात पे। बात करें गिल की, तो गिल अपना सेकंड बंदा हो चुका है अपने टीम इंडिया के लिए जिसने एक ही सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाया। फर्स्ट पे सुनील गावस्कर है जिसके 730 रन है, 732 रन है। कहीं ना कहीं वो रन तो तोड़ना मुश्किल ही है अभी फ़िलहाल के लिए, बट जी हाँ दोस्तों, गिल अपना दूसरे नंबर पे आ चुका है, दूसरे पायदान पे आ चुका है। इंग्लैंड के सामने उसने एक ही इनिंग में 2025 में 664 रन बना लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसमें भी अभी उनकी बैटिंग बाकी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी तुमको 20 से 30 रन दिख जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो 700 रन के आसपास वो भी पहुंच जाएंगे। तीसरे नंबर पे विराट कोहली थे, जिसे विराट कोहली को उन्होंने ओवरटेक कर लिया। जी हाँ दोस्तों, 655 रन पे थे, उनसे आगे निकल चुके हैं, और अभी भी 20-30 रन तो कम से कम उनके बल्ले से आएंगे, तो वो 700 रन के आसपास तो पहुँच ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है इस बंदे का माइंडसेट, ये बंदे की क्लास, कि वो जानते हैं कैसे शॉट्स मारे जाए, कैसे टीम को आगे लेके जाए। कहीं ना कहीं उनको खुद पे भी भरोसा है। जो लास्ट के 3 इनिंग्स आई उसमें सिर्फ 34 रन है, अगर वहाँ पे भी रन थोड़े बहुत बन जाते, कम से कम 40 से 50 रन और वो 3 इनिंग्स में, तो कहीं ना कहीं ये सुनील गावस्कर को भी पीछे छोड़ देते और 732 रन को ओवरटेक करके पहले नंबर पे आ जाते, पायदान पे आ जाते, जो इंडिया की तरफ से जिसने एक ही टेस्ट में एज ए कैप्टन सबसे ज़्यादा रन लगाए हों। जी हाँ दोस्तों, तो ये वो एक अच्छा मौका था उनके पास, बट ठीक है, ख़राब फॉर्म सबका आता है, और देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना, और कौन जीतेगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलो।